जिनको जमीन के बारे में नहीं पता वो कहाँ से चौहद्दी बताएगा कि हम दिल्ली में कमा रहे हैं, 2 से 3 दिन के अंदर अगर नहीं पहुंचे तो हमारी जमीन जो है वो पट्टीदार के नाम कर दी जाएगी। ये कैंप जो लगा है ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। अमीन को या कानून गो को कोई पैसा दे देता है, घूस दे देता है और चाहता है कि हम अपने भाई का जमीन या अपने पट्टीदार का जमीन अपने नाम करवा लें, तब होगा कि नहीं? नहीं, को पब्लिश करना है और चिपकाना है कि ये 4 कट्ठा, तो वहां पर आप आपत्ति दर्ज करिए। जिनको जमीन के बारे में नहीं पता वो कहाँ से चौहद्दी बताएगा। तो ये दायित्व जो है वो अमीन का है। 4 गांव मिला के एक अमीन की नियुक्ति की गई है कि ये सभी कागजात कब तक जमा कर सकते हैं? देखिए, ये अभी जैसे अचानक भीड़ हो गया है, 5 दिन 10 दिन आप वेट भी कर सकते हैं। कागजात जमा करने का जो है सो आप ऑनलाइन कभी भी आप कर सकते हो। ये सारा डाटा संग्रह करके फॉर्म भर के डाउनलोड कर लीजिए और उसको उस पर अपलोड कर दीजिए। बहुत जगह लाठी डंडा चलना शुरू हो रहा है कि भाई अब ये तुम बांट दो, सर्वे में हमको ये करना है। जिस घर में भी शांति थी उस घर में भी अज्ञानता बस लोग उतावले पल में आ रहे हैं। तो सर्वे का मतलब ये नहीं कि घर तोड़ दीजिए। फाइनल लिस्ट जब जारी होता है उसके 90 दिनों के अंदर में जो बोला गया है कि आपको आपत्ति दावा सब कर देना है, वो करना नहीं छोड़िए। वो यदि करना छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको भविष्य में समस्याएं हो सकती। कुछ सरकारी जमीन है जिस पर लोगों ने घर बना रखा है बहुत पहले से, जिसको गैर मजरूआ आम कहिए, गैर मजरूआ खास कहिए, ऐसे सब संपत्ति के बारे में बहुत पहले से मकान बना हुआ है। तो उसका क्या होगा उसके बारे में समझिए कि किसी के भी निजी संपत्ति में 12 वर्षों तक यदि आपका कब्जा है तो माना जाएगा कि आपका ज़मीन है ना। यदि डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन आपका मकान बना हुआ है, ज़मीन है, झोपड़ी बना हुआ है, तो उसको यदि आप दिखा देते हैं कि देखिए इसका ये पोजीशन है और भूधारी में भी यदि आपका नाम आ जाता है तो भविष्य में आपको ज़मीन पर जब दावा करेंगे आप तो आपका वो एक मजबूत आधार होगा। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे दादा के नाम पर कितनी संपत्ति, पूरा चले गए, वो कोई चंडीगढ़ में बस गए। कि यदि अभी आप सजग नहीं रहेंगे तो कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगाना पड़ सकता है। ये एक आपके साथ मूल समस्याएं हो सकती है, अदरवाइज कोई समस्या और नहीं हो। 20 तारीख से पूरे बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और तमाम लोगों के बीच में ये संदेह है कि आखिर जमीन सर्वे में घाटा होगा या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या घाटा होगा, क्या फायदा। उन्हीं तमाम चीजों के ऊपर आज हम फिर से बात करेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं और आज हम जानेंगे कि जो लोग दिल्ली बंबई में कमा रहे हैं क्या वो सही समय पर नहीं आए या 1-2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर या 1 हफ्ता के अंदर अपने गांव में जमीन जो है सर्वे के दौरान नहीं आए तो क्या उनकी जमीन किसी दूसरे के नाम कर दी जाएगी या उनकी जमीन जो है वो सरकारी खाते में चली जाएगी या बूढ़ा खाता में चली जाएगी। इन तमाम विषयों पर लोगों के मन में एक सवाल है कि हम दिल्ली में कमा रहे हैं, हमको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो हम सही समय पर 2 से 3 दिन के अंदर अगर नहीं पहुंचे तो हमारी जमीन जो है वो पट्टीदार के नाम कर दी जाएगी, सरकार के नाम कर दी जाएगी, बूढ़ा खाता में चली जाएगी, मतलब वो बेकार हो जाएगी। सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले अभी जो सर्वे का कार्य चल रहा है 20 तारीख से शुरू हो गया है, उसकी उद्घोषणा देखिए ये 20 तारीख से जो बहुत लोग, ये बहुत पहले से 2020 से ही ये चल रहा था। अब लोगों के दायित्व की बात ये ग्राउंड लेवल पर अब बातें पहुंची। जैसे सरकार पहले जितने भी पदाधिकारी थे उनकी नियुक्ति कर ली, ये बहुत पहले से चल रहा था सर्वे का कार्य। लेकिन वो जो अधिकारी थे या उसके कर्मी जिसको कहिए, जितने लोगों की आवश्यकता थी, वो कर्मी के अभाव के वजह से ये काम में जल्दी निष्पादन नहीं हो पा रहा था। इस वजह से अभी कानून गो का नियुक्ति किया गया, अमीन की नियुक्ति की गई सरकार के द्वारा, और बहुत सारे जो भी हवाई सर्वेक्षण के द्वारा जो तैयार किया जाता है कि मैप, एक जिस तरह से गूगल मैप में हम लोग देखते कहाँ क्या है, उसी तरीके से मैपिंग का कार्य जो होता था सारे चीज़ों को किया गया। अब वो धरातल पे उतरा है। तो 20 तारीख से अब लोगों के बीच में 2 संशय है। चूँकि अभी मैं दिल्ली गया था जब सुप्रीम कोर्ट, अभी 1-2 दिन पहले, तो रास्ते में बहुत लोग हमें मिले। बहुत लोगों ने मुझे पहचाना, तो उन्होंने कहा कि सर अधिकतर बाहर में, चाहे वो मजदूर क्लास के लोग हों, बहुत लोग सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं, उन लोगों से भी बात हमारी हुई, या एक डॉक्टर थे गंगाराम में, उनसे भी हमारी बात हुई। तो उन्होंने कहा, उन लोगों का, सभी लोगों का एक कॉमन सा प्रश्न था कि सर ये जो सर्वे का कार्य हो रहा है वो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का जो कैंप लगेगा तो उसकी अवधि कितनी होगी और कितने दिनों के लिए हमको वहाँ पर कि अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना होगा, वहीं जाएंगे तो काम होगा, ये क्या सब उन लोगों को करना पड़ेगा। चूँकि वहाँ छुट्टियाँ उन लोगों को दे नहीं रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को समस्याएँ थी। तो इस प्रश्न का आप आंसर मूल रूप से ये समझिए कि देखिए, ये कैंप जो लगा है ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ये अभी आज के पेपर में, हिंदुस्तान पेपर की खबर को भी आप चलाइए, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाया चीज़ों को।
उसमें भी इस बात का जिक्र है कि ये जो चीज़ें हैं वो अभी सरकार के मन में टारगेट है कि इसको जो भी है फाइनलाइज उनको 2026 तक करना है। यानी कि 2024 का जो अभी रेस्ट बना है 25, माने कि बहुत लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना है इस चीज़ों को। तो अभी शुरुआती दौर में बहुत जगह से ये भी लोगों का शिकायत आ रहा है कि सर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने जाते हैं तो रिसीविंग में टाइम लग रहा है। कुछ लोग इधर उधर से कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके बहुत सारे लोग हैं पैसा उगाही कर रहे हैं। तो चूँकि आप अज्ञानता बस में जो है, जब अज्ञानी होंगे तो अधैर्य होंगे, और अधैर्य जब होंगे तो स्वाभाविक है कि उसके बदले में आपसे लोग पैसा मांगेंगे। तो ऐसे में कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी जहाँ जहाँ मुख्यालय, अधिकतर जगहों पर अंचल में ही मुख्यालय बनाया गया कैंप, जबकि इसको शुरुआती दौर में ये इसका योजना था कि हमको पंचायत लेवल पे बनाना है, लेकिन अब उसको अंचल पे, अंचल को समझिए यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर 534 ब्लॉक जो हैं उसको ये बनाया गया है सेंटर। वहाँ पर लोग जाके प्रपत्र 2 का बारे में जो मैंने बताया, जो उस दिन भी मैंने दिखाया भी था और आज आप उसमें डिस्क्रिप्शन में आपने कहा था, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है तो आप उसको डाउनलोड भी करके अभी दे दीजिए और उसमें से लोग वहाँ से डाउनलोड करके निकाल के फॉर्म को भर भी लेंगे। तो प्रपत्र 2 में कि उसमें यह है कि ज़मीन का कौन मालिक है, यदि वंशावली उसका नियम है कि जैसे कोई प्लॉट है तो प्लॉट में मान लीजिए कि हो सकता है कि अभी बंटवारा नहीं हो, 3 भाई हैं, पिताजी के नाम से थी, पिताजी की मृत्यु हो गई, तो भाई मृत्यु होते ही तो भाइयों में भी सामंजस्य है, बंटवारा हुआ नहीं है, तो उसका संपत्ति का क्या होगा। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उस कॉलम को जो फॉर्म में भरेंगे तो उसमें दिया गया है कि भूस्वामी कौन है और भूस्वामी का जो पूरा डिटेल देना है, उसमें यह भी देखना है भूस्वामी वाले में कि उसमें देखिए रैयतों का नाम, हिस्सेदारों का नाम एवं अंश कि हमारे फादर के नाम से है, हमारे उनको 3 पुत्र हैं, 1 पुत्रियां हैं, तो सब का नाम, इनके नाम से ये जमाबंदी है और ये हम लोग हैं, तो उसमें आपको संयुक्त रूप से भी दिखा देंगे तो तीनों का नाम चढ़ेगा। सो इन सच ए सिचुएशन में आपको ये नहीं कि बहुत जगह लाठी डंडा चलना शुरू हो रहा है कि भाई अब ये तुम बांट दो, सर्वे में हमको ये करना है। जिस घर में भी शांति थी उस घर में भी अज्ञानतावश लोग उतावले पल में आ रहे हैं। तो उन लोगों को नहीं, यदि आपके भाइयों में आपस में सामंजस्य है तो सर्वे का मतलब ये नहीं कि घर तोड़ दीजिए, आप फूटा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। संयुक्त संपत्ति है तो संयुक्त रूप से तीनों का नाम उसमें जाएगा कि भाई इसके ये एक प्रॉपर्टी है, प्लॉट खाता संख्या, खेसरा संख्या ये है, इनके ये है और उनका हम तीनों का साझेदारी है, हिस्सेदार का ये नाम, उनका पता, सारा चीज़ ये भर दीजिए। यानी कि बंटवारे करने की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। मूल सवाल ये है कि जैसे आप गांव में हैं, आप 2 भाई है, कोई एक भाई गांव में रहता है, एक विदेश में कमा रहा है, तो विदेश से उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो क्या सारी ज़मीन जो भाई जो विदेश में है उसकी भी ज़मीन की हिस्सेदारी जो है इस भाई के नाम कर दी जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए अभी बेसिक चीज़ जमा हो रहा है वहाँ पर, तो ये काम वास्तविक बात है कि चूंकि जनता इतना अवेयर है इसीलिए वो जाके अपना सभी कागज़ के साथ साथ में जो भी खाता खेसरा सारा चीज़ लेके जा रहे हैं। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे दादा के नाम पर कितनी संपत्ति, पूरा चले गए, वो कोई चंडीगढ़ में बस गए, कोई छत्तीसगढ़ में बस गए और यहाँ पर गांव पर एक भाई है उसको खेत उत का पता है और सबको कुछ पता भी नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में जिनको ज़मीन के बारे में नहीं पता वो कहाँ से चौहद्दी बताएगा, कहाँ से उसका लोकेशन बताएगा। तो ये दायित्व जो है वो अमीन का है। 4 गांव मिला के 1 अमीन की नियुक्ति की गई है, यानी कि उस अमीन का काम है, कानूनगो का काम है, चाहे वो जिससे संपर्क करने से हो। आपको पता करना हो कि किसके खानदान में कौन कौन व्यक्ति है, कौन जिंदा है और किसका प्लॉट का क्या है, ये उनकी दायित्व है। हम लोग उसमें सहयोग करते हैं, जो फॉर्म भर के जो दे देंगे तो उनको सहयोग है। यानी कि आप यदि कोई आदमी दे दिया तो उसका वेरीफाई भी करना उसका दायित्व है। तो आप, लेकिन हो सकता है कि इतने व्यापक पैमाने पर हो रहा है कि माइनॉरिटी से वो चेक नहीं कर सकते हैं, समय का अभाव हो या जो भी। तो सारा जब डाटा संग्रह हो जाएगा उसके बाद सभी डाटा को एक जगह चिपकाया जाएगा। आप ऑनलाइन भी उसको चेक कर सकते हैं या नहीं तो पंचायत भवन या मुख्यालय जहाँ शिविर है वहाँ पर चिपकाया जाएगा। अब आप देख लीजिए कि भाई मेरे भाई के नाम से कौन कौन सा प्लॉट बताया जा रहा है, उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, खाता खेसरा सब कुछ। अब वहाँ से भूमि जानकारी.com पर आप जाएंगे तो किसके नाम से कौन सा ज़मीन है उसका भी एक डिटेल आपको मिल जाएगा। तब आपको आपत्ति है कि भाई 4 कट्ठा ज़मीन है ये हमारे पिताजी के नाम से, तो इन्हीं के नाम पर कैसे, आप अपनी आपत्ति फॉर्म है उसका भी हम भेज दे रहे हैं, उसको आपत्ति को आप वहाँ पर जाकर लगा दीजिएगा। तो आपको उतना करने का भी ज़रूरत है। आप बहुत, हम लोग जैसे मेरा अपना है बहुत स्मार्ट वे में है, हम अपनी ज़मीन का क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करना है,
जब वो पूरा डाटा संग्रह करके चिपकाएगा तो हम देख लेंगे कि भाई आपत्ति हमको करना है, बस सिंपल लगा देंगे कि भाई ये ज़मीन है, ये त्रुटियाँ हैं, इसको ठीक कर लो। आपत्ति में वो लगा देंगे। अब उसके बाद उसको सुनवाई, हमको एक रिसीविंग भी देगा, मैनुअली जाएंगे, 2 कॉपी में आपत्ति लेके जाइए, 1 कॉपी उनको आपको रिसीव करके देगा, ये मैंडेटरी है। नहीं तो DLRS बिहार के जो मैंने बताया है उसके वेबसाइट पे जाके आप अपलोड भी करेंगे तो वो मेरा रिसीविंग हो गया, वहाँ से तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो वो सारा आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि कैंप में जाके होर मचाने की ज़रूरत, आप जहाँ हैं वहाँ से भी अपने निर्देश किसी को दे दीजिए, सारा डाटा संग्रह करके फॉर्म भर के डाउनलोड कर लीजिए और उसको उस पर अपलोड कर दीजिए, तो भी आपका काम संपन्न हो जाता है। प्रथम जैसे विदेश में कोई है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ से भी कर। उनके मन में एक डाउट है जो विदेश में है कि हम तो विदेश में, तो हमको इतने जल्दी वीजा वो पासपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो हमारी जो जमीन है, हमारे जो हिस्से की जमीन है वो हमारे बड़का भाई के नाम सारा हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आपको बता दें, होगा या नहीं? नहीं, सर्वे का काम जो होता है उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर मान लीजिए अमीन को या कानून गो को कोई पैसा दे देता है, घूस दे देता है और चाहता है कि हम अपने भाई का जमीन या अपने पटीदार का जमीन अपने नाम करवा लें, तब होगा कि नहीं? नहीं, तब भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि वो त्रुटि, पैसा लेके वो त्रुटि में, ठीक है, 4 कट्ठा है, 2 भाई है तो 4 कट्ठा एक भाई के नाम पर लिख देगा, ठीक है, परंतु उसके बाद उसको पब्लिश करना है और चिपकाना है कि ये 4 कट्ठा, तो वहाँ पर आप आपत्ति दर्ज करिए। आपत्ति एक बार नहीं, 4 बार आपको मौका मिलेगा। 4 स्टेज ऐसा है जहाँ पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और एक बार जैसे देखिए, आपको प्रपत्र पहला यदि सबका संग्रह होगा तो एक बार आपको प्रपत्र, 7 में आपको दावा का जो भी आपको करना है 8 में दावा कर दीजिए। उसके बाद आपको उसका रिसीविंग ले लीजिए, उसके बाद आपको सुनवाई का मौका मिलेगा। फिर यदि अपलोड करेगा आपके दावा के बाद, सुनने के बाद फिर यदि कुछ त्रुटि है तो फिर आप उसको जो है सो दावा कीजिए, फिर आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए और फिर जो है सो खाना पूरी के टाइम में यदि हो जाएगा, फिर आपको लगता है कि त्रुटि है, फिर दावा का मौका मिले। यानी कि 4 स्टेज ऐसा है जहां पर आपको दावा और आपत्ति का मौका मिलेगा। यानी कि एक बार वो गलती कर सकता है, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, चौथा बार यदि करेगा तो फिर स्वाभाविक है कि वो पकड़ा जाएगा। मतलब अमीन, कानून गो, इन तमाम लोगों को आप लाखों रुपया खर्च कर दीजिए, लाखों रुपया खिला दीजिए, अगर ये एक बार आपका जमीन दूसरे के नाम कर भी देते हैं, चौहद्दी में जो है 2-4 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 1 कट्ठा, आधा कट्ठा जो है 1000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट जो है, अगर ये कम ज़्यादा भी नाप देते हैं तो जो है आपको लगता है कि अगर गलत हो गया है तो आप दावा कर सकते हैं। आप चुप रह जाएंगे, आपत्ति आप कर सकते हैं। चुप रह जाएंगे तो वो तत्काल आपको समस्याएं होंगी। यदि आप दावा यदि कर देते हैं, आपत्ति और दावा 2 अलग चीज मैंने कहा। आपत्ति का मतलब कि ऑब्जेक्शन है हमको, अगर आप ऑब्जेक्शन का मतलब कि एक जमीन मेरा है वो छूट गया, इस पर मेरा दावा है। अब दावा और आपत्ति दोनों की बात को अलग अलग समझिए। दावा हम करते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, इनका का पास कागज़ है लेकिन वो फर्जी कागज़ है जिसके संबंध में न्यायालय में मामला चल रहा है, तो वो दावा मेरा हो गया। आपत्ति कि भाई ये ज़मीन तो मेरा है, 4 कट्ठा है तो एक ही भाई को कैसे होगा, 2 भाई 2-2 कट्ठा होगा, तो ये हमारा आपत्ति हो गया। तो दावा और आपत्ति का कॉलम जो बना हुआ है उसमें आपको आप ये करना, ये खाना, ये जो फॉर्म 2 और 3 जो है ये आपका दायित्व है कि ये तो करिए। लेकिन यदि वहाँ पर कोई त्रुटि रह भी जाती है, उतना वहाँ पर आपसे भूल चूक हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये है कि जब फाइनल लिस्ट जब जारी होता है उसके 90 दिनों के अंदर में जो बोला गया है कि आपको आपत्ति दावा सब कर देना है, वो करना नहीं छोड़िए। वो यदि करना छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको भविष्य में समस्याएं हो सकती हैं। मतलब कोई भी एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए कि हमारी ज़मीन है, हम को जानकारी नहीं मिली, किसी कारण बस छूट गया और खाता में जो है सो खतियान जो बना किसी अन्य व्यक्ति का, मेरी ज़मीन पर हम नहीं कुछ बोल पाए, सब कुछ मेरे अगेंस्ट चला गया और आप उस खाता में जो ज़मीन मेरा था, खतियान जो तैयार हुआ उसमें आपका नाम हो गया, तो क्या इस खतियान में आपके नाम चढ़ जाने से मेरा राइट ख़त्म हो गया? तो इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे के दौरान जो खतियान वो बनता है, तो खतियान ना ही किसी के अधिकार को छीनता है और ना ही किसी के अधिकार को पैदा करता है। यानी कि वो एक रिकॉर्ड है। यदि खतियान में त्रुटि है तो हम दिखाएंगे, इससे पहले का जो रिविजनल सर्वे है उसमें देखिए मेरे पिताजी का नाम है, इनके पास जमीन आया कैसे,
उसका मूल आधार नहीं तो उसको डिसाइड करने के लिए सिविल कोर्ट में है। तो समस्याएं केवल ये उत्पन्न हो सकती है कि यदि अभी आप सजग नहीं रहेंगे तो कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगाना पड़ सकता है। ये एक आपके साथ मूल समस्याएं हो सकती है, अदरवाइज कोई समस्या और नहीं हो सकती। तो सीधे तौर पर ये समझिए कि कानून को, अमीन को अगर जो है कोई लाखों रुपया देकर जमीन अपने नाम भी करवा लेता है तो आपको 4 बार आपत्ति करने का मौका मिलेगा और आपत्ति आप जो है 90 दिन के अंदर कर सकते हैं। और इसके बाद एक बार आपत्ति में गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन तीसरी और चौथी बार में जो है वो बार बार आपत्ति करने पर सब कोई समझ जाएगा और जान जाएगा। अब चलिए एक बार फिर से जानकारी लेते हैं कि ये सभी कागजात कब तक जमा कर सकते हैं। देखिए, ये अभी जैसे अचानक भीड़ हो गया है, 5 दिन 10 दिन आप वेट भी कर सकते हैं। और हम कह रहे हैं कि कैंप पर और जाने की जरूरत भी नहीं, अभी हबड़ तबड़ मत बताइए। बहुत स्मार्ट वे में देखिए, जिनको जानकारी, अभी पहले कैसे हम मोबाइल को रिचार्ज करते थे तो भाई पहले टोकन आया, टोकन को स्क्रैच करके हम लोग करते थे, मैनुअली चीज़ों को हटाया, पहले एटीएम से पैसा निकालते हैं, मोबाइल से हो जा रहा है। इस सवाल में मैं 2 सवाल ऐड कर लेता हूं कि अभी जो है कागजात कब तक जमा करना है, और जो दिल्ली बंबई में रह रहे हैं लोग, जो देश के अंदर रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं, वो कब तक कागजात जमा करें। देखिए, इसके लिए मैंने कहा कि कागजात जमा करने का जो है सो आप ऑनलाइन कभी भी आप कर सकते, फॉर्म भर लीजिए डाउनलोड करके, और वहाँ से ही आपको मैंने साइट बताया है, वो पहले वाले वीडियो में वो जाएंगे तो उनको मिल भी जाएगा, और इसमें भी डिस्क्रिप्शन पे हमने दिया है DLRS.bihar.gov.in। हाँ, उसको खोलिए और उसमें आपको पूरा कॉलम बना हुआ है बहुत अच्छे से। यदि आप कहें तो फिर से हम दिखा भी देंगे, मैं कर देता हूँ। हाँ, वो कर दीजिएगा, उस पर जाएंगे, वो देख लेंगे और वहाँ पर सारा अपलोड कर लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशन मैनुअली हमको जाना ही नहीं है प्लॉट पर। नहीं, जब नापी होगा, जब चौहद्दी डिसाइड होगा उस टाइम में आप जाइए। मान लीजिए हम नहीं, उसके बारे में कैसे पता चले? नहीं, उसका मैंने बताया ना कि जैसे ही हर स्टेज का एक नोटिस जारी होगा और वो पब्लिकेशन होगा, चिपकाया जाएगा। तो आपको अपने गांव के संपर्क में रहना है। संपर्क में ये पता चल ही जाएगा, बस कहीं नहीं, किसी के संपर्क में रहने की जरूरत नहीं है। उनको अयोध्या टाइम्स के संपर्क में रहने की जरूरत है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको हम बताते रहेंगे। आपके खबर से जितने लोग अप टू डेट रहेंगे उनको अब किस स्टेज में पहुंचा है वो हम बताते रहेंगे। अच्छा, एक आने की जरूरत नहीं। एक और सवाल जो लोगों के मन में चल रहा है और जिससे लोग पीड़ित हैं, एक ही जमीन है, मान लीजिए ये जमीन है, अब ये जमीन जो है जो विक्रेता है उसने बेच दिया, आपको भी बेच दिया, हमको भी बेच दिया, तो इस पर आपने भी केस किया, हमने भी केस किया, विक्रेता बेचकर भाग गया है, तो क्रेता हम दोनों जब हो गए तो इस जमीन का किसके नाम होगा और इस सिचुएशन में सर्वे किस प्रकार से इस जमीन का होगा? देखिए, जब जो कोई जमीन पर विवादास्पद जमीन हो, जिसके संबंध में न्यायालय में मामला लंबित हो, ऐसे परिस्थिति में उनको जो निर्देश दिया गया है ट्रेनिंग के दौरान कि आप कॉलम को या तो खाली छोड़ देंगे या उसके संबंध में ये लिखा जाएगा कि ये मामला विवादित है और मामला न्यायालय में, उसको उस बात का भी जिक्र करना है। यही तो इसका मूल उद्देश्य है। सर्वे का उद्देश्य क्या है वो समझिए कि हम जमीन किसी का है, जैसे गांधी मैदान पटना, अब ये व्यक्ति कोई आया बोला मेरा गांधी मैदान है, हमने खरीद लिया, तो भाई खरीद लिया तो कैसे पता चलेगा? पता चला इस पर तो विवाद चल रहा है, जबकि बेचने की शक्ति बिहार सरकार को है। तो ऐसे परिस्थिति में कोई ज़मीन किसी का है और किसी बड़ा भाई है दिल्ली में और छोटा भाई गाँव में बेच लिया, तो ये सब समस्याएं बहुत आ रही थी। इसी सब वजह से जिस ज़मीन के बारे में केस मुकदमा और विवाद है तो आपको पहले पता चल जाएगा, क्योंकि आप खतियान खोलेंगे, जाएंगे खतियान देखेंगे तो पता चलेगा इस ज़मीन से संबंधित मामला तो न्यायालय में है, तो उस ज़मीन को लेने से लोग परहेज करेगा। तो जो भी चीज़ें हैं यदि विवादास्पद है, मुकदमा न्यायालय में लंबित है, तो वो भी उसमें जिक्र हो जाएगा कि ये मामला इसकी ज़मीन से संबंधित प्लॉट नंबर खेता खेसरा इतना नंबर के संबंध में न्यायालय में मामला लंबित है, उस चीज़ का जिक्र उसको उसी रूप में करना होगा। मतलब ये जमीन अगर विवादित है तो जो अमीन और कानून को है उनका ये दायित्व तो बनेगा कि इस जमीन को विवादित, वो शर्त यह है कि यदि आपका मामला न्यायालय में है तो वो कैसे अमीन और कानून को जानेंगे? तो वो केस करने वाले व्यक्ति का काम है कि आप जाके उनको एक फॉर्म 2 जो मैंने कहा उसमें भर के वो भी दे दीजिए कि इस संबंधित खाता खेसरा से संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है, जिसका केस संख्या इतना है, उसकी कॉपी एक लगा के दे दीजिए। मतलब जो लंबित न्यायालय में लंबित मामला है, जो विवादित जमीन है, उसका कोई जो है पैमाना नहीं तय करेगा, कोई वो किसका है ये भी नहीं तय होगा। कोर्ट जब फैसला सुनाएगा, अंतिम और फैसला जब सुनाएगा तो उसी के हिसाब से, उसी आधार पर जमीन जो है उसकी होगी। बस। अब एक जो मूल प्रश्न और लोगों के मन में है, आपके प्रश्न से थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन समझना लोगों के लिए, अब एक प्रश्न यहाँ पर और छूटता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए मैं उसका पूरा कर दे रहा हूँ
कि अभी जो ज़मीन है, कुछ सरकारी ज़मीन है जिस पर लोगों ने घर बना रखा है बहुत पहले से, जिसको गैर मजरूआ आम कहिए, गैर मजरूआ खास कहिए, ऐसे सब संपत्ति के बारे में बहुत पहले से मकान बना हुआ है, तो उसका क्या होगा उसके बारे में समझिए। कि अभी जैसे दो तरह का है, एक है कि वो ज़मीन का एक भू मालिक, भू स्वामी कहते हैं, और एक होता है भूधारी, कि जो धारण कर्म जिसके किसके पोजीशन में है। तो आपके पास यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो भू मालिक में तो आपका नाम नहीं भराएगा, बट भूधारी यानी कि आपके कब्जा में वो ज़मीन है, वो कॉलम में यदि आपका नाम भरा गया तो जब आप टाइटल में जाएंगे तो सिद्धांत है कि किसी के भी निजी संपत्ति में 12 वर्षों तक यदि आपका कब्जा है तो माना जाएगा कि आपका ज़मीन है। 12 वर्षों तक शांतिपूर्ण कब्जा, एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत है। या सरकारी संपत्ति है और उसमें 30 वर्षों तक यदि आप शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा बनाकर, घर बनाकर आप रह रहे हैं तो माना जाएगा कि वो आपकी संपत्ति है। तो इसीलिए भूधारी का कॉलम भी भर जाना, यदि डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन आपका मकान बना हुआ है, ज़मीन है, झोपड़ी बना हुआ है, तो उसको यदि आप दिखा देते हैं कि देखिए इसका ये पोजीशन है, और भूधारी में भी यदि आपका नाम आ जाता है तो भविष्य में आपको ज़मीन पर जब दावा करेंगे आप, तो आपका वो एक मजबूत आधार होगा। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हो तो भी आपका यदि वो घर वगैरह है तो आपका, बहुत लोग कहिएगा कैसे मानेगा घर है, तो भाई आज के डेट में हर घर में बिजली लगा है, बिजली बिल दिखाइए कि इस प्लॉट पर देखिए मेरा बिजली बिल है, इससे ये पता चलेगा कि हम इस पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जे में रह रहे हैं। तो ये विभिन्न तरह का चीज़ है, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। अब एक और जो महत्वपूर्ण घोषणा, चूँकि आपके चैनल के माध्यम से जब अभी तक जैसे आपने बताया लगभग 8 मिलियन लोग ने देखा, यानी 80 लाख, 1 करोड़ के आसपास लोगों ने देखा, तो आपके चैनल पर लोग भरोसा करते हैं। तो बहुत सारे लोग पर्सनली भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चूँकि ये हर आदमी का एक सामाजिक दायित्व भी होता है, एक वकील के नाते तो नहीं, लेकिन एक सामाजिक दायित्व के नाते बहुत सारे लोगों का पर्सनल कॉल आ रहा था। तो ये जो नंबर हम दे रहे हैं, शुक्रवार को, यानी कल शुक्रवार और शनिवार को संध्या 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, वो नंबर पर हम डायरेक्ट, यदि किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, बात करना हो, चूँकि बाहर में हमारे बिहार के बहुत सारे लोग हैं, तो वो डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। और संडे को पटना हाई कोर्ट में मेरा जो चैम्बर है 118, यहाँ पर भी आएंगे तो उनको हम सारा चीज़ का, यदि कोई डॉक्यूमेंट्स के संबंध में जानकारी हो, जिज्ञासा हो, तो हमारी जो सामाजिक एक भूमिका है वो भी हम बताएंगे लोगों को। तो वो संडे को तो ऐसे ही जो भी लोग आना चाहेंगे तो ऑफिस में आके हमसे मिल सकते हैं, मेरे ऑफिस में। लेकिन टेलीफोनिक चूँकि दूर से लोग रह रहे हैं तो उन लोगों को यदि जेन्युइन, बहुत सारे लोग केस मुकदमा के संबंध में बात करेंगे तो वो नहीं, लेकिन इस सर्वे के संबंध में यदि किसी को कोई जानकारी लेनी हो और डायरेक्ट बात करने की कोशिश है तो उनको शुक्रवार को संध्या 4 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम को, और शनिवार को भी संध्या 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हमसे बात हो सकती है टेलीफोन पे। और संडे को यदि किसी लोगों को कोई दिक्कत हो, डॉक्यूमेंट्स दिखाना हो, तो वो पटना हाई कोर्ट में मेरे ऑफिस में जो 118 नंबर चैम्बर है बार काउंसिल में, उसमें यदि वो लोग आएंगे तो उनको जो है सो हम जो भी डॉक्यूमेंट्स के संबंध में होगा हम बता देंगे। मतलब एक और जानकारी है, जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अपना घर बना लिया है, क्या उनका घर टेल दिया जाएगा? नहीं, गलती बस बना हुआ है, नहीं, अकेल दिया जाएगा, जैसे भी चल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस सब चीज़ों का अफवाह है। अभी वो भूधारी आप हैं उसमें आपका नाम आएगा, और वो सब जो चीज़ें होती है, किसी का सरकारी ज़मीन पर घर है उसके लिए अतिक्रमण के तहत कार्रवाई होती है। अतिक्रमण का बाद चलता है, 15 दिन की नोटिस दी जाती है आवासीय भूमि पर, फिर उनको अपील में जाने का अधिकार है। बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद किसी का घर टूटता है या बचता है, फिर आपको कोर्ट न्यायालय में आना होता है। तो ये यदि आप लोग को डर लग रहा है किसी का सरकारी ज़मीन में घर है तो टूट जाएगा, ये है वो है, तो सारा चीज़ तो सरकार का ही है। तो बहुत सारी बातें होती है, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। आपका जो दायित्व है उसका निर्वहन कीजिए। बाकी सरकार किसी को परेशान करने के लिए कोई कानून नहीं लाती है। सरकार जब कभी भी कोई कानून लाई है उससे जनता की भलाई हो। हाँ, थोड़ी असुविधा हो सकती है लोगों को, लेकिन ये अभी का असुविधा आपके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी जितने लोगों का सर्वे होगा जिंदा लोगों के बीच में, मरा हुआ आदमी का नाम तो हटाना ही है, तो जिंदा है किसके पोजीशन में वो चीज़, ताकि आने वाले अगले
50 साल 100 साल में कोई लफड़ा नहीं हो लोगों को ज़मीन के संबंध में, अपने जीवन काल में यदि ज़मीन के समस्याओं से निदान चाहते हैं तो उनको सर्वे वाले चीज़ों पर पैनी नज़र रखनी होगी। कोई असुविधा होगी तो रवि जी से आप संपर्क करिए। चलिए, उम्मीद है कि ज़मीन सर्वे का जो काम चल रहा है उसमें जो हमारे द्वारा दी जा रही है जानकारी उससे आप ज़रूर संतुष्ट होंगे और उसका कुछ फ़ायदा या लाभ जो है वो ज़रूर मिलेगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस ज़मीन सर्वे से पूरी जानकारी जो है परत दर परत आगे हम और देते रहेंगे आपको। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।